हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग हिस्टोरियोग्राफी के कुछ एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने हिस्टोरियोग्राफी के बारे में कुछ डिस्कशन किए थे, कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। तो आज उसी से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज़ को चेक करेंगे कि किस तरीके के इसके एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो हमारे अब आगे के कुछ वीडियोस एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे, जिस पे हम क्वेश्चन पूछेंगे और उसके आंसर भी देंगे। हालांकि आप लोग खुद भी वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ, यानी इतिहास जो है वो किसके अध्ययन को दर्शाता है? फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और अननोन। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। 3 इज़ द राइट आंसर। तो हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट, ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। सो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास के विषय में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी गलत है? पहला है, हिस्ट्री शुड बी स्टडीड बिकॉज इट इज़ एसेंशियल टू इंडिविजुअल एंड टू सोसाइटी। दूसरा है, हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड पीपल एंड सोसाइटी। तीसरा है, हिस्ट्री हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर एज वेल एज हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ। और चौथा है, हिस्ट्री ऑफर्स ए स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ पीपल एंड सोसाइटीज बिहेव, ठीक है। तो हिस्ट्री के रिगार्डिंग इनकरेक्ट हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो हिस्ट्री होती है, ये बात सच है कि हिस्ट्री के कुछ ट्रेंड रिपीट हो सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री से हम फ्यूचर का प्रेडिक्शन ना तो हम कर सकते हैं और न ही देखा जाए तो सही मायने में हिस्ट्री खुद अपने आप रिपीट होती है या हिस्ट्री कंप्लीटली रिपीट होती है। जब भी कोई घटना होती है तो हिस्ट्री के कुछ ट्रेंड रिपीट होते हैं। ट्रेंड कैसे, मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि कुछ ऐसे सिचुएशन या कुछ ऐसे कंडीशंस बनते हैं जो कि पहले भी हुए होंगे, वो अभी भी होंगे, ठीक है, लेकिन उनमें और तब में तभी भी फिर भी इतना कंडीशंस के सिमिलर होने के बावजूद वो इवेंट जो है कम्प्लीटली एक दूसरे से सिमिलर नहीं रहेंगे, जब बल्कि एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे, ठीक है। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, इसको मैं अगर एग्जांपल के ज़रिए बताऊं तो देखिए, मिडवल इंडिया में जो पहला अगर मैं बात करूं, मिडवल इंडिया में पहला इन्वेजन आपका होता है लगभग आपका 712 के आसपास होता है, ठीक है। हालांकि इसके बाद एक और इन्वेजन होता है इसके कुछ 300 साल बाद, तो वो आपका होता है 1000 AD के आसपास। तो क्या आप ये कहेंगे कि ये दोनों ही इन्वेजन सिमिलर थे? चलिए, मिडवल में हम नहीं जाते हैं, थोड़ा सा हम एंशियंट की तरफ जाते हैं ताकि थोड़ा घटना को और हम थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें। तो आप ऐसे समझिए कि इंडिया पे पहला फॉरेन अटैक होता है आपका 500 BC के आसपास, पर्शियंस द्वारा। और दूसरा फॉरेन अटैक होता है आपका 326 BC में, ग्रीक्स द्वारा। तो क्या आप ये कहेंगे कि ये दोनों घटनाएं एक जैसी थीं? ये दोनों घटनाएं क्या ये दोनों घटनाएं मतलब आप ये कहेंगे रिपीट हुई हैं? बिल्कुल नहीं। ये बात सच है कि जब पर्शियन इन्वेजन हुआ था या ग्रीक्स का इन्वेजन हुआ था, तो उस वक्त इंडिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो एक फ्रेगमेंटेड पॉलिटी थी, और इस वजह से इन दोनों पावर्स ने इंडिया पे अटैक किया था। बट
अगर मैं बात करूं तो दोनों एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट थे। वो ऐसे कि देखिए, जैसे पर्शियंस आए थे वो 500 BC में आए, इंडिया में इन्वेट किए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को कैप्चर किए और कुछ 200-300 सालों तक यहाँ पे रूल करते रहे। ठीक, बाद में उन्होंने कई सारी चीज़ें, लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ। तो अलेक्जेंडर का जब इन्वेंशन होता है तो अलेक्जेंडर ने 326 BC में इंडिया में इन्वेट करता है। 326 BC में इंडिया में इन्वेट करने के बाद क्या वो पर्शियंस की तरह 200-300 सालों तक रूल करता है? नहीं। अलेक्जेंडर 326 BC में इंडिया में अटैक करता है और 3 साल बाद ही 323 BC वापस चला जाता है, जहाँ पे बेबीलोन में उसकी डेथ हो जाती है। 323 BC में इसकी डेथ हो जाती है और इसकी डेथ के तुरंत बाद इसका जो एम्पायर रहता है वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है और वो डिवाइडेड हो जाता है। उससे क्या होता है, उससे जो यहाँ के जो लोकल रूलर्स रहते हैं, खासकर एक नई पावर रहती है मगध की, वो राइज होती है और वो मौर्यन डायनेस्टी के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में वो इंडिया पे अपना राज कायम कर लेती है। तो घटनाएं दोनों एक जैसी हुई, लेकिन दोनों का जो असर है या दोनों का जो मतलब हम कह सकते हैं कि नेचर है वो काफ़ी अलग था। सिचुएशन दोनों के समय सेम थी, लेकिन दोनों के नेचर ऑफ इन्वेजन दोनों अलग अलग था। तो इसलिए यहाँ पे ये कहना कि हिस्ट्री हेल्प अस टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर एज हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ, ये गलत है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हिस्ट्री हमेशा अपने आप को रिपीट करे। तो इसलिए इसका आंसर 3C हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज़ हिस्ट्री इज़ एन आर्टिकल रिटन बाय। तो ये एक आर्टिकल है और इसमें ऑप्शन आपके दिए हैं एरिक हॉब्सबॉर्न, कार्ल मार्क्स, रिचर्ड इवांस और किथ जेनकिंस। तो जो इसका आंसर है रिचर्ड इवांस। तो व्हाट इज़ हिस्ट्री नाम की जो आर्टिकल है इसे रिचर्ड इवांस ने इसे लिखा है। सी इज़ द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है ऑक्सिलरी साइंस ऑफ हिस्ट्री इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट फॉर वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑक्सिलरी साइंस मतलब यही है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इतिहास लेखन में या हिस्ट्री को हम स्टडी करते टाइम उसको यूज़ नहीं करते। पहला है आर्कियोग्राफी, दूसरा है एपिग्राफी, तीसरा है पैलियोग्राफी और चौथा है होलोग्राफी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका है आर्कियोग्राफी। हमारे जो हिस्ट्री होती है उसमें आर्कियोलॉजी शब्द का इस्तेमाल होता है, न कि आर्कियोग्राफी का। तो इसका जो सही आंसर है वो ए इज़ द राइट आंसर। फिर टोपोनिमी क्या है? टोपोनिमी इज़ द स्टडी ऑफ करेंसी नेम्स, मैन्यूस्क्रिप्ट, पैलेस नेम्स और नन ऑफ दी अबव। तो ये जो आपका है टोपोनिमी बेसिकली आपका पैलेस ऑफ नेम्स से रिलेटेड है। ठीक है, टोपो मतलब टोपोनिमी पैलेस नेम्स से रिलेटेड है। इसका आंसर सी है। फिर अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट रिसर्च, यानी रिसर्च के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। रिसर्च रेफर्स टू सर्च फॉर नॉलेज। रिसर्च इज डिफाइंड एज ए सिस्टमेटाइज्ड effort to gain new knowledge. Research is careful investigation or inquiry, especially through search for new facts in any branch of knowledge. Or research is changing some facts of the past and suggest new ideas. तो इसमें जो गलत है आपका ये सही है, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, ये गलत है आपका, क्योंकि फैक्ट कभी बदलता नहीं है। रिसर्च करने के दौरान कभी फैक्ट नहीं बदला जाता और कभी भी हालांकि आइडियाज़ नए सजेस्ट कर सकते हैं लेकिन कभी भी फैक्ट्स नहीं बदलते। तो ये आपका गलत हो जाता है।
तो आंसर इसका डी हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसको मैंने कल ही या पिछले वीडियो में ही मैंने डिस्कस किया था कि इन विच हिस्टोरियोग्राफी प्लेस्ड गॉड इन द सेंटर, यानी कि ईश्वर को प्रधान केंद्र मान के किस इतिहास लेखन में माना गया है। रोमन में माना गया है, ग्रीक में माना गया है, चर्च में माना गया है, या इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में माना गया है। आप जो है बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज इज रिटन बाई, तो ये अगला क्वेश्चन है। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज इज रिटन बाई एंटोनियो ग्राम्स्की, माइकल फोकॉल्ट, कॉलिंगवुड या मार्विक। तो इसका जो सही आंसर है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, इसको लिखा है आपके माइकल फोकॉल्ट ने, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी हो जाता है। फिर आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्राइमरी सोर्सेज। अब प्राइमरी सोर्सेज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है या सही नहीं है। प्राइमरी सोर्सेज आपके जानकारी के लिए बता दूं कि वो सोर्सेज होते हैं, इन्हें फर्स्ट हैंड सोर्सेज भी कहा जाता है, ठीक है। यानी प्राइमरी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो कि आप को डायरेक्टली आपको एक्सेस होता है, डायरेक्ट एक्सेस या डायरेक्टली इवेंट से जुड़ा हुआ होता है, वो सोर्सेज कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। तो कौन से प्राइमरी सोर्सेज हैं। ए प्राइमरी सोर्स इज एन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और डॉक्यूमेंट, इट इज़ द रॉ मटेरियल और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। प्राइमरी सोर्स इंक्लूड हिस्टोरिकल एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट, आर्ट ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा। प्राइमरी सोर्सेज आर आर्टिकल्स इन मैगजीन्स। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस। तो ए प्राइमरी सोर्स इज ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और डॉक्यूमेंट, बिल्कुल सही है। इट इज़ रॉ मटेरियल और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, प्राइमरी सोर्सेज का दूसरा नाम ही फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है, तो ये भी सही है। प्राइमरी सोर्सेज इंक्लूड हिस्टोरिकल एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स, आर्ट ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, सही है। प्राइमरी सोर्सेज आर आर्टिकल्स इन मैगजीन, बिल्कुल नहीं। तो ये आपका इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम देखते हैं। तो हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी सोर्स, यानी सेकेंडरी सोर्स नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी सोर्स, यानी सेकेंडरी सोर्स वो सोर्स होते हैं जिन्हें हम सेकेंड हैंड डॉक्यूमेंट्स या सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि ये ऐसे सोर्सेज होते हैं जो आपके किसी बुक्स में इनका मेंशन होता है, ठीक है, या किसी मैगजीन्स में इनको लिखा जाता है, या किसी थर्ड पर्सन के द्वारा आपने उससे सुना हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई इवेंट हो गया हो और उस इवेंट के बारे में आपने किसी और के मुंह से सुना हो, तो ये इसे हम सेकेंडरी सोर्सेज हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा इसमें सेकेंडरी सोर्स नहीं है। अब सेकेंडरी सोर्स नहीं होने का मतलब ये है कि वो प्राइमरी सोर्स ही हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री में दो ही तरीके के हमें सोर्सेज देखने को मिलते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो यहाँ पे अगर सेकेंडरी नहीं है तो वो प्राइमरी होगा, और प्राइमरी कौन सा होता है, प्राइमरी मतलब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। चलिए ऑप्शन से हम टिक करते हैं। आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर, बुक्स, आर्टिकल इन स्कॉलरली जर्नल्स और आई विटनेस अकाउंट। तो दिखने से ही पता चल रहा है कि आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर, बुक्स और आर्टिकल्स इन स्कॉलरली जर्नल्स ये आपके सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, जबकि आई विटनेस जो है ये आपका डायरेक्टली लिंक होता है इवेंट से, तो ये आपका जो है सेकेंडरी नहीं, ये प्राइमरी सोर्स होता है, राइट। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द वर्ड रिसर्च इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड रिचर्चे विच मीन्स। तो एक फ्रेंच वर्ड है रिचर्चे, यहाँ से रिसर्च शब्द निकला है जिसका मतलब होता है टू गो अबाउट सीकिंग, टू डिग इन टू द पास्ट, टू गो डिटेक्टिव वर्क, टू हेल्प फाइंड समथिंग। तो इसका जो आंसर है वो आपका आंसर ए है, टू गो अबाउट सीकिंग, यानी कुछ खोजने के लिए जाना।
यानी ए इज़ द राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि कॉपिंग अनदर पर्सनस आइडिया वर्ड्स आर कॉल्ड प्लेगरिज्म, कैटलॉगिंग, रिव्यूइंग या रेफरेंसिंग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका, ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए है, क्योंकि प्लेगरिज्म को ही कॉपी कह सकते हैं। कॉपी के लिए दूसरा शब्द या हम कह सकते हैं सिनोनिम प्लेगरिज्म ही होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। अब ये स्टेटमेंट किसका है? तो डैश नो रिसर्चर शुड एक्सेप्ट वन और टू टेस्ट एज डेफिनेटिव. It is only when a range of tests are consistent over many kinds of data, researchers and methods can have confidence in the result. यानी ये किसने कहा है? यानी कि ये कहने चाह रहे हैं कि एक रिसर्चर को कभी भी एक या दो टेस्ट से टेस्ट से कभी भी निर्णय पे, फैसले पे नहीं पहुंचना चाहिए। यहाँ पे मायने ये रखता है कि उसने जो है कई तरीके के टेस्ट कर लिए और वहाँ पे उसे एक कंसिस्टेंट बेसिस पे, यानी कि मतलब लगातार एक ही तरीके से उसे रिजल्ट मिल रहा हो, तभी उसे और उसमें उसे रिसर्च में सही तरीके से इस्तेमाल किया गया हो, तभी वो उसमें अपने रिजल्ट पे कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। किसका शब्द है? तो ये पहला ऑप्शन है जे स्कॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑलिन लेवी वार्नर, अरिस्टोटल और रूडोल्फ रूमल। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपके ये आपके रूडोल्फ रूमल के हैं। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। फिर मिक्स्ड मेथड इज अ रिसर्च। मिक्स्ड मेथड इज क्या है? मिक्स्ड मेथड research that includes qualitative and quantitative element using both primary and secondary data. Research that is based on newspaper and magazine articles, based on secondary and tertiary sources, based on only scientific and artistic method. तो मिक्स्ड मेथड वो होता है जहाँ पे आपका दोनों तरीके का इस्तेमाल होता है। तो ये आपका वन इज़ द राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, प्रोजेक्ट टेक्निक इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। यानी प्रोजेक्ट टेक्निक किसके मेजर करने के लिए? इंडिविजुअल्स नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इंडिविजुअल्स इन्वेंटरीड इंटरेस्ट, इंडिविजुअल्स डोमिनेंट फीलिंग्स, इमोशन, कॉन्फ्लिक्ट, नीड रिप्रेस्ड एंड स्टोर्ड अप इन अनकॉन्शियस माइंड, इंडिविजुअल वैल्यू सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी है। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक ध्यान रखिए। गुड बाय।